नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की एक नई पुस्तक में, जिसमें दोस्तों आरओ के पूर्व वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं, को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल पे इससे संबंधित, इस बुक से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों बौद्ध धर्म तक, एशियंट हिस्ट्री के बौद्ध धर्म तक कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे की इस वीडियो में जैन धर्म से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जैन धर्म को हम, हमारा नया टॉपिक है जैन धर्म, उसको हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग। दोस्तों, जैन धर्म का पहला प्रश्न है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों अभिनंदन, दूसरा है विमलनाथ, तीसरा है मुनि सुब्रतनाथ, चौथा है पदम प्रभु। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों 1, 4, 2 और 3। चलिए देखते हैं। पहले हो जाएगा दोस्तों अभिनंदन, ठीक है, फिर हो जाएगा पदम प्रभु, फिर हो जाएगा दोस्तों विमलनाथ और लास्ट में हो जाएगा मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है, फिर से देखेंगे। पहला हो जाएगा अभिनंदन, फिर हो जाएगा दोस्तों पदम प्रभु, फिर हो जाएगा विमलनाथ, फिर हो जाएगा मुनि सुब्रतनाथ। इस प्रकार सही आंसर हमारा ए, 1, 4, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, यह कह रहा है कि स्थल और संबंधित तीर्थंकर को सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सुमेल करते हैं। क्या दिया गया है? श्रावस्ती दोस्तों सुमेल है आपका संभवनाथ से। क्या है? श्रावस्ती जो है यह सुमेल है आपका संभवनाथ से। ठीक है, काकंदी आपका सुमेल है दोस्तों, यह है सुविधानाथ से। काकंदी आपका सुमेल हो जाएगा सुविधानाथ से। अयोध्या आपका सुमेलित है दोस्तों ऋषभनाथ से और पभोसा आपका सुमेलित है पदम प्रभु से। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। श्रावस्ती दोस्तों सुमेल है संभवनाथ से, काकंदी आपका सुमेल है सुविधानाथ से, अयोध्या आपका सुमेल है ऋषभनाथ से और पभोसा आपका सुमेल है पदम प्रभु से। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेंगे। श्रावस्ती दोस्तों संभवनाथ से, काकंदी आपका सुविधानाथ से, अयोध्या आपका ऋषभनाथ से, पभोसा पदम प्रभु से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, यह कह रहा है दोस्तों कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। क्या है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। क्या है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो वह है दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एशियंट हिस्ट्री के तहत हमारा जो अगला टॉपिक है जैन धर्म के बाद, वह है दोस्तों शैव एवं भागवत धर्म। नया टॉपिक क्या है? शैव एवं भागवत धर्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों कह रहा है इसमें पहला प्रश्न कि नैनार कौन थे। नैनार कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा नैनार शैव थे। ठीक है, नैनार कौन थे? तो नैनार शैव थे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों नैनार कौन थे। फिर वही प्रश्न, नैनार कौन थे? तो हम लोग क्या देखें कि नैनार दोस्तों जो थे वह शैव धर्मानुयायी थे। शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? देखिएगा क्या कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है। क्या है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो वह है दोस्तों हमारा, देखेंगे 9। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, वह कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। क्या है?
बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो वह है दोस्तों तक्षशिला। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कह रहा है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों वाराह अवतार। ठीक है, वाराह अवतार, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? क्या है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? क्या है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो वह है दोस्तों खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट, क्या है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद है जो दोस्तों वह मगध का सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? क्या है? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह है दोस्तों बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उनकी राजधानियों को सुमेलित कराया गया है। दोस्तों देखिए, अंग का है दोस्तों चंपा, कोसल का है अहिछत्र, वत्स का है कौशाम्बी, मत्स्य का है विराटनगर। तो इसका दोस्तों जो सही सुमेल नहीं है वह है कोसल का अहिछत्र। ठीक है, कोसल का अहिछत्र, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? साकेत तथा श्रावस्ती दोनों थी। कोसल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों तो हम लोगों ने ऊपर देखा चंपा राजधानी थी दोस्तों अंग की। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों फिर महाजनपद और राजधानी को सुमेल कराया गया है, देखेंगे हम लोग। चलिए क्या कह रहा है कि कंबोज, राजपुर या हाटक, अस्मक की पोतन या पोटिल, सूरसेन की कौशाम्बी, कोसल की श्रावस्ती। तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेल नहीं है वह है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन यह सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौशाम्बी जो थी वह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, कौशाम्बी जो थी वह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। बाकी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, अस्मक की राजधानी थी दोस्तों पोतन या पोटिल, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, सूरसेन की राजधानी मथुरा और कौशाम्बी किसकी? वत्स की। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी सुमेल नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह, चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो वह है दोस्तों 8। ठीक है,
8 महाजनपद स्थित थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है यूनानी आक्रमण। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है यूनानी आक्रमण। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि पश्चिम उत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ठीक है, चलिए कारण देखते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए पॉइंट को एक बार देख लेंगे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी दोस्तों, यह सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन जो है वह हमारा गलत है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। दोस्तों उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वह है दोस्तों पुरु या पोरस। पुरु या पोरस को सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वह है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि गुजरात क्या है, कह रहा है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, तो यह प्रमाणित होता है दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था दोस्तों, यह रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से प्रमाणित होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। क्या है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कालसी में। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि कालसी में, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय क्या है, टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था। ठीक है, टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था। तो दोस्तों मिस्र का शासक था। कहाँ का शासक टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय था, मिस्र का, जिसके अशोक के साथ राजनय संबंध थे। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। क्या है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो यह है दोस्तों मेगस्थनीज की इंडिका। क्या है, मेगस्थनीज की इंडिका जो है दोस्तों इसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है देखिएगा। दोस्तों कह रहा है कि इंडिका का मूल लेखक था। क्या है, इंडिका का मूल लेखक था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिका का मूल लेखक था मेगस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो ऑप्शन बी मनुस्मृति में, मनुस्मृति में दोस्तों पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या दे रहा है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं दोस्तों सेंड्रोकोटस के नाम से। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार को हम लोग जानते हैं दोस्तों अमित्र घात के रूप में। अशोक को हम लोग जानते हैं पियदसी के रूप में, और चाणक्य को हम लोग जानते हैं विष्णुगुप्त के रूप में। ठीक है, फिर से चलिए एक बार देखते हैं। चंद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं दोस्तों सेंड्रोकोटस के रूप में, बिंदुसार को हम लोग जानते हैं अमित्रघात के रूप में, अशोक को पियदसी के रूप में, चाणक्य को विष्णुगुप्त के रूप में। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा,
चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न देखेंगे। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। फिर पढ़ेंगे, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो पहला है दोस्तों महापद्म नंद, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है रुद्र दामन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? 9वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्योत्तर काल। क्या है? अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत कब प्रारंभ किया गया। क्या है? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 ईस्वी। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? क्या पूछ रहा है? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 135 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विक्रम एवं शक संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो दोस्तों इसका आंसर मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मौर्य वंश और कुषाण वंश, यहां आप लोग देख सकते हैं बी एवं सी दोनों आंसर दिया गया है। ठीक है, आपको आपकी परीक्षा में जिस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। क्या है? निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सातवाहन राजवंश जो है वह सबसे पुराना। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? वह है दोस्तों ऑप्शन डी, सातवाहन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो यह है दोस्तों गौतम पुत्र सातकर्णी। क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए दोस्तों एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? क्या है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पुराण। क्या है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण कहा गया है। कारण कथन का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला अभिकथन क्या कह रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण कह रहा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है, और ए जो है दोस्तों वह आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर देख लेंगे। अभिकथन कह रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। यह दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, और कारण दिया गया है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के
रब-तक अभिलेख में नहीं है। क्या है? निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब-तक अभिलेख में नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब-तक अभिलेख में नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रब-तक अभिलेख में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेल करेंगे। डिमेट्रियस हो जाएगा दोस्तों हमारा हिंद यूनानी से संबंधित। रुद्रदामन जो है यह हमारा सुमेल हो जाएगा शक से। गोडोफर्नीज हो जाएगा दोस्तों पहलव, और विम हो जाएगा कुषाण। ठीक है, डिमेट्रियस हो जाएगा दोस्तों हिंद यूनानी। ठीक है, डिमेट्रियस हो जाएगा हिंद यूनानी। रुद्रदामन हमारा हो जाएगा शक। गोडोफर्नीज हो जाएगा पहलव। विम हो जाएगा कुषाण। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नासिक है गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा है खारवेल। नासिक है गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा है खारवेल। तो यह दोनों दोस्तों सही सुमेलित है। नासिक जो अभिलेख था यह गौतमीपुत्र से संबंधित है, यह सही सुमेलित है। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित था, यह भी सही सुमेलित है। चलिए सी और डी को देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। सी और डी है दोस्तों, भीतरी जो है यह पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है, और गिरनार दिया गया है रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, गिरनार दिया गया है दोस्तों रुद्रदामन। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, जो हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों वह है भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से सुमेलित नहीं है। भीतरी जो है दोस्तों यह हमारा भीतरी अभिलेख यह संबंधित है दोस्तों स्कंदगुप्त से। जो हमारा भीतरी अभिलेख है दोस्तों यह संबंधित है स्कंदगुप्त से, और जो ऐहोल अभिलेख है दोस्तों यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन सी जो है वह सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भीतरी संबंधित है हमारा स्कंदगुप्त से, और पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग नया टॉपिक है दोस्तों। चलिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? क्या है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जहांगीर। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर, शक विजेता किसे जाना जाता है? क्या है दोस्तों? शक विजेता किसे जाना जाता है? ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त। चलिए आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या। चलिए दोस्तों, तो शक विजेता के रूप में जाना जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। क्या है? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्या कह रहा है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। क्या है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दोस्तों दिनार। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? क्या है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त फर्स्ट या कुमारगुप्त प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? छठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा यह है दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। क्या है? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। क्या है? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा आप लोग।
7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह कह रहा है कि योग के आविष्कारक थे। क्या है? योग के आविष्कारक थे, हम सभी लोग जानते हैं पतंजलि। ऑप्शन सी पतंजलि, योग के आविष्कारक थे दोस्तों पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 8वां कह रहा है दोस्तों, मीमांसा के प्रणेता थे। क्या है? मीमांसा के प्रणेता थे दोस्तों जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे ऑप्शन डी जैमिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं दोस्तों वल्लभाचार्य सुमेलित हो जाएंगे पुष्टि मार्ग से। क्या है? वल्लभाचार्य सुमेलित हो जाएंगे हमारे, वह हैं पुष्टि मार्ग से। ठीक है। रामानुज सुमेलित हो जाएंगे विशिष्टाद्वैत से। रामानुज विशिष्टाद्वैत से। मध्वाचार्य हैं, यह हैं द्वैतवाद से। मध्वाचार्य द्वैतवाद से। शंकर दोस्तों अद्वैतवाद से। शंकर अद्वैतवाद से। फिर से वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से। रामानुज विशिष्टाद्वैत से। रामानुज विशिष्टाद्वैत से। मध्वाचार्य द्वैतवाद से और शंकर अद्वैतवाद से। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेंगे यहाँ। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, वह है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 12वां नंबर प्रश्न है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? क्या है? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? वह है दोस्तों भीतरी स्तंभलेख। क्या है? भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फाहियान का भारत भ्रमण वर्ष दिया है 399 से 414 ईस्वी। वेनसांग का दिया है 629 से 645 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अदर ऑप्शन। चलिए दोस्तों, इत्सिंग दिया गया है 679 से 695 ईस्वी और अल मसूदी दिया गया है 957 ईस्वी। दोस्तों इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है राजवंश और सिक्कों की धातुएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र। ठीक है, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कल्चरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वह है हमारा सातवाहन स्वर्ण। ठीक है, कुषाण दोस्तों स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के इन्होंने चलाए थे, यह सही है। गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत चलाए थे, यह भी सही है। कलचुरी ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र चलाए थे, यह भी सही है। लेकिन सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, यह सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, वह था दोस्तों शैव धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्या है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, यह निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। यह निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने।
ठीक है, इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, किस धर्म के राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म को। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। स्तूप हो जाएगा दोस्तों, स्तूप हमारा हो जाएगा, यह है सुमेलित आपका सांची से। ठीक है, चित्रकारी हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, चित्रकारी हो जाएगा बाग से। ठीक है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति दोस्तों यह हो जाएगा मथुरा से। ठीक है, और दशावतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़ से। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से देख लेंगे। स्तूप हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेलित सांची से, चित्रकारी हो जाएगा सुमेलित दोस्तों बाघ से, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से, दशावतार मंदिर देवगढ़ से। सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2, 1, 4 और 3। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। स्तूप है सांची से, चित्रकारी है बाघ से, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है मथुरा से, दशावतार मंदिर है देवगढ़ से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थान और स्मारक को सुमेल कीजिए। तो एलिफेंटा दोस्तों यह हमारा सुमेलित हो जाएगा गुफा से। ठीक है, एलिफेंटा हमारा सुमेलित हो जाएगा गुफा से। श्रवण बेलगोला सुमेलित हो जाएगा दोस्तों मूर्ति से। ठीक है, खजुराहो हमारा सुमेलित हो जाएगा मंदिर से, सांची सुमेल हो जाएगा स्तूप से। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए देखिएगा ध्यान से आप लोग। एलिफेंटा हो जाएगा दोस्तों गुफा से, श्रवण बेलगोला हो जाएगा मूर्ति से, खजुराहो हो जाएगा आपका मंदिर से, सांची हो जाएगा स्तूप से। एलिफेंटा गुफा से, श्रवण बेलगोला मूर्ति से, खजुराहो आपका मंदिर से, सांची आपका स्तूप से। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों देखिएगा, यहाँ भी ऐतिहासिक स्थल और राज्य मिलाना है दोस्तों। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सूर्य टेम्पल कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मानस कहाँ स्थित है? असम में। चलिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सूर्य टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। फिर देखेंगे, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, सूर्य टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी आपका कर्नाटक में, मानस आपका असम में। सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। भीमबेटका है मध्य प्रदेश से, सूर्य टेम्पल है तमिलनाडु से, हम्पी है कर्नाटक से, मानस है असम से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ, यह सही है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। चलिए देख लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 1 एवं 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर जो है, इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसका शिखर दोस्तों द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो वह था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि
निम्नांकित राजवंशों में, अगला टॉपिक है दोस्तों दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ठीक है दोस्तों, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न? दोस्तों कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो यह है दोस्तों अरिका मेडू। क्या है? अरिका मेडू, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों चालुक्य राजा कुमारपाल ने। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, चालुक्य राजा कुमारपाल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव। पल्लव जो है वह तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? क्या है? किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो वह है दोस्तों कुराल को। कुराल को। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 7वां नंबर प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट्टवारियम। ठीक है दोस्तों, टोट्टवारियम। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वह है दोस्तों टोट्टवारियम। ठीक है, ऑप्शन सी, टोट्टवारियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबन। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? वह है दोस्तों कंबन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था? क्या है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य यह हुआ था दोस्तों तकोलम का युद्ध, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? 10वां नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है दोस्तों मदुरई, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो यह दोनों पॉइंट सही दिया गया है दोस्तों, यानी कि 1 और 2 जो दोनों पॉइंट दिया गया है यह दोनों सही। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, यह भी सही है। और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल और बाएं में एक महिला का, यह भी सही है, ऑप्शन सी। यानी कि दोनों 1 और 2। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है?
चलिए दोस्तों, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। अष्टाध्यायी लिखे हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है पाणिनि को, ठीक है। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, ठीक है। महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। निरुक्त लिखी गई है यास्क के द्वारा और वार्तिक लिखी गई है कात्यायन के द्वारा, ठीक है। फिर देखिएगा, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य लिखी गई है दोस्तों पतंजलि के द्वारा, निरुक्त लिखी गई है यास्क के द्वारा, वार्तिक लिखी गई है कात्यायन के द्वारा। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, निरुक्त यास्क के द्वारा, वार्तिक कात्यायन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो दोस्तों यह सुमेल हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। कालिदास आपका सुमेल हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिसेन सुमेल हो जाएगा दोस्तों समुद्र, हरिसेन सुमेलित हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन से, ठीक है। हरिसेन सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, हरिसेन दोस्तों आपका हरिसेन सुमेलित हो जाएगा आपका दोस्तों, यह सुमेल हो जाएगा समुद्रगुप्त से। और बाणभट्ट हर्षवर्धन से, बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन से। चलिए देख लेंगे, अमीर खुसरो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से, और हरिसेन दोस्तों हैं या आपके समुद्रगुप्त से, बाणभट्ट हर्षवर्धन से, ठीक है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देख लेंगे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन दोस्तों यह हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से, बाणभट्ट हर्षवर्धन से, ठीक है। दोस्तों गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं जयदेव हो जाएगा इसका आंसर। गीत गोविंद के रचयिता हैं दोस्तों जयदेव। आर्यभट्ट थे दोस्तों, यह थे एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत्तविलास प्रहसनम का लेखक कौन था? यह है दोस्तों महेंद्र वर्मन, ठीक है। मत्तविलास प्रहसनम का लेखक है दोस्तों महेंद्र वर्मन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए भोज ने। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी देखेंगे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्या है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं दोस्तों भगवती सरस्वती, क्या है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं दोस्तों भगवती सरस्वती, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 2 और 4, यानी कि गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लवमल को, ठीक है। 2 और 4 को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लवमल को। सही आंसर ऑप्शन सी, 2 और 4। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से आप लोग क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 2, 1 और 4, ठीक है, 3, 2, 1 और 4, यानी कि यशोवर्मा, ठीक है, यशोवर्मा, फिर हो जाएगा दोस्तों धंग, फिर हो जाएगा विद्याधर और लास्ट हो जाएगा कीर्ति वर्मा, ठीक है। पहले हो जाएगा दोस्तों आपको यशोवर्मा,
फिर हो जाएगा आपका धंग, फिर हो जाएगा विद्याधर, फिर हो जाएगा कीर्ति वर्मा। यशो वर्मा, धंग, विद्याधर, कीर्ति वर्मा। 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? क्या है? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज की, मिहिर भोज की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? 6ठा नंबर प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था दोस्तों शाही खां। इसका वास्तविक नाम था शाही खां, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी से सही सुमेलित नहीं होगा। कोल या कोइल अलीगढ़ यह सही सुमेलित है। महोत्सव नगर महोबा यह सही सुमेलित है। महोदय श्री कन्नौज यह सही सुमेलित है। कोल या कोइल अलीगढ़ यह सही सुमेलित है। महोत्सव नगर महोबा यह सही सुमेलित है। महोदय श्री कन्नौज यह सही सुमेलित है। लेकिन जेजाक भुक्ति कौशाम्बी यह सही सुमेलित नहीं है। जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड से सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नीचे देख लीजिएगा आप लोग, देखिए कोल या कोइल अलीगढ़ सही सुमेलित है। महोत्सव नगर महोबा सही सुमेलित है। महोदय श्री कन्नौज सही सुमेलित है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड सही सुमेलित है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस बुक का एशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट जो है, प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट, पूरी तरीके से सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगली वीडियो में दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो एशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों को दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको दोस्तों हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।